जिंदगी की रेस में अपनी सेहत को ना भूलें। इसीलिए राधा कृष्ण हॉस्पिटल लाए हैं आपकी सेवा में अनुभवी डॉक्टर्स और नवीनतम तकनीकी सेवाएं। 5 ऑपरेशन थिएटर, ICU, कार्डियक कैथ लैब, क्रिटिकल केयर एवं सुपर स्पेशलिटी आई, गायनेक, ऑर्थो एंड यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, पथरी के ऑपरेशन, मुफ्त डायलिसिस, अनेक ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और कैंसर सर्जरी, साथ ही महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और CGHS गवर्नमेंट स्कीम का लाभ लीजिए। राधा कृष्ण हॉस्पिटल, पूर्व वर्धमान नगर, नागपुर। नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट NV शर्मा। एक फिल्म डायलॉग याद आ गया आज, वो है मुन्ना भाई MBBS का, जिसमें संजय दत्त अरशद वासी यानी कि सर्किट से कहते हैं कि ए सर्किट, तेरे को पता है कि हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, लेकिन जब तोड़ते समय अपन ये कभी सोचते भी नहीं। 206 उन्होंने सही फिगर बताया, क्योंकि जन्म के टाइम पे हमारे यहाँ 270 हड्डियाँ होती है शरीर में, जो धीरे धीरे कम होते होते उम्र के साथ 206 पर रह जाती है। ये इसीलिए कम हो जाती है क्योंकि कुछ बोन्स जुड़ जाते हैं आपस में, जॉइंट हो जाते हैं और फ्यूजन हो जाता है। लेकिन अलावा इसके 360 जॉइंट्स भी हैं हमारे शरीर में, जिस वजह से ये स्केलेटन हमारा जो है फॉर्म रहता है और इन प्रॉपर शेप रहता है। तो हड्डियों के बारे में बात करते हुए जॉइंट रिप्लेसमेंट्स क्या होता है, जॉइंट्स क्या होते हैं और रीजनरेटिव मेडिसिन का क्या रोल है इसमें, इन सब के बारे में अपन आज बात करेंगे। और हमारे साथ बीच में डॉक्टर साकेत मुंदड़ा आए हैं, जो श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के कंसल्टेंट आर्थोस्कोपी ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। साथ साथ में रीजनरेटिव मेडिसिन के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इनसे हम बात करेंगे। धनतोली में इनका एक क्लिनिक भी है और इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं जैसा बता रहा था कि हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ रह जाती है 270 से, तो क्या वजह है कि फ्यूजन क्यों होता है? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे शरीर को ढांचे को सपोर्ट करने के लिए कुछ बोन्स जो हैं वो यूनाइट हो जाती हैं। तो जैसे जैसे हड्डियाँ चिपकते जाती है तो इनका नंबर्स कम होते जाते हैं। तो ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि हमारा जो स्केलेटल मैच्योरिटी एक 12 से 13 साल की उम्र में आ जाती है, तो तब तक हमारी मैक्सिमम जो हड्डियां हैं वो चिपक जाती हैं और 13 से 14 साल के बाद में सिर्फ 206 हड्डियां शरीर में रह जाती हैं। मतलब देखा जाए तो 13 साल के पहले 270 और उसके बाद धीरे धीरे हाँ, ये 270 भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कम होती है। 5 साल में का नंबर अलग है, 8 साल का नंबर अलग है, 10 साल में नंबर्स अलग रहते हैं, लेकिन एक मैच्योर स्केलेटन में 206 हड्डियाँ होती हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों में डिफरेंस क्या बता देंगे, बोन्स यानी कि हड्डियां और कार्टिलेज। बोन्स एक सॉलिड फॉर्म है जो हमारी शरीर को सपोर्ट करता है, हमारे ढांचे को सपोर्ट करता है, जिसके कारण हम खड़े रह सकते हैं, हम चल सकते हैं। ये जो हमारा शरीर का ढांचा है, जो मांस है, इसको सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए होता है। इसको हम हमारे घर के पिलर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो जो हड्डियां हैं वो ढांचा है हमारा, जो पिलर्स है, जो सपोर्टिंग पिलर्स हैं। और जो कार्टिलेज होता है, ये 2 तरह के होते हैं। एक हाइलाइन कार्टिलेज होता है, जो हमारे सॉफ्ट अंग जो हमारे होते हैं, जैसे कि कान हो गया है, कुछ आँखों में हो गया है, कुछ नोज़ हो गया है, इसको आकार देते हैं, जो हमारे को ब्यूटीफाई करते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। और एक कार्टिलेज होता है जो हमारे जॉइंट्स के बीच में लेयर बनाता है, जिससे हमारे जॉइंट्स स्मूथ रहते हैं, हमारी जो मूवमेंट्स है वो स्मूथ होती है। तो ये 2 तरह के कार्टिलेजेस हमारी बॉडी में होते हैं जी। कार्टिलेज और बोन्स का स्ट्रक्चर एक ही चीज, मटेरियल एक ही यूज होता है? नहीं, बोन एक मैट्रिक्स से बना होता है और कार्टिलेज एक हाइलाइन स्ट्रक्चर से बना होता है। तो दोनों का वो अलग अलग होता है, इसलिए बोन ज़्यादा ठोस होता है, ज़्यादा कड़क होता है, और कार्टिलेज थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, लेकिन प्लेन रहता है। उसका जो सरफेस है वो काफ़ी चिकनाहट भरा रहता है। लेकिन सुना है कि कार्टिलेज रिप्लेस नहीं हो सकता है। कार्टिलेज रिप्लेस नहीं हो सकता है, लेकिन अब जो न्यू टेक्निक्स आई है, जो नई टेक्नोलॉजी आई, जिसे हम रीजनरेटिव मेडिसिन कहते हैं, इससे हम अगर प्रॉपर स्टेज में इस्तेमाल किया जाए तो नया कार्टिलेज हम बना सकते हैं, डैमेज्ड कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं। तो सर, ये जो आपने कही कि रीजनरेटिव मेडिसिन, जिसमें आप एक्सपर्ट माने जाते हो, तो एग्जैक्टली होता क्या है? रीजनरेटिव मेडिसिन एक ऑर्थोपेडिक्स का सबसे नया सब स्पेशलिटी है। वो इस बात पे वो सब्जेक्ट इस टॉपिक पे बना हुआ है कि हमारे बॉडी के अंदर
इनॉर्मस कैपेसिटी है ठीक होने की, खुद को ठीक करने की, उसको बस प्रॉपर स्टिमुलेशन की ज़रूरत है। तो रीजनरेटिव मेडिसिन, डीजनरेशन मतलब शरीर का कोई भाग खराब होना, रीजनरेशन मतलब कि शरीर का जो खराब भाग है वापस से नया हो जाना। तो ये जो रीजनरेटिव मेडिसिन है ये इसी बात के ऊपर टिका हुआ है, और हम किसी कुछ केमिकल्स से या हमारे बॉडी के ही कुछ ब्लड सेल से प्रॉपर वो स्टिमुलेट करते हैं उस एरिया को, जो कि एक नया कार्टिलेज बना सके या नया टिश्यू बना सके। ये सिर्फ जॉइंट्स में ही नहीं बल्कि मसल स्प्रेन, लिगामेंट स्प्रेन, लिगामेंट टेयर्स, ये सब में भी यूज़ होता है। तो प्रॉपर स्टिमुलेशन करने से शरीर का कोई भी हिस्सा वापस रीजनरेट हो सकता है या नया बन सकता है। मतलब वो स्टेम सेल से आप जो निकाल के उसको ग्रो करते हैं तो वो इट फॉर्म्स अ न्यू कार्टिलेज ऑल टुगेदर। अच्छा, तो हर जगह स्टेम सेल्स हम नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी सारी जगह ऐसी है जहाँ पे स्टेम सेल्स ऑलरेडी है, लेकिन वो स्टेम सेल्स क्वाइट है, मतलब वो एक्टिव नहीं है। तो हम कुछ सेल्स से, जो बॉडी के जो दूसरे सेल्स हैं उससे जो इनएक्टिव स्टेम सेल्स है उसको एक्टिवेट करते हैं, तो जो लोकल टिश्यू वो वहीं पे के वहीं तो फिर ग्रो हो जाता है सर? बिल्कुल ग्रो हो जाता है। इन द नियर फ्यूचर हम देखेंगे कि हमारा हाथ अगर कट गया वगैरह तो ग्रो होता है? ये हाथ तो ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें हाथ अगर कटता है तो उसमें नर्व्स, ब्लड वेसल्स, हड्डी, स्किन, सॉफ्ट टिश्यू, बहुत सारे तरह के स्टेम सेल्स लगने वाले हैं। तो लेकिन हाँ, कोई एक पार्ट अगर डैमेज हो जाता है, जैसे स्किन अगर खराब हो गई है या मसल खराब हो गई या नर्व खराब हो गई है, तो उसको हम स्टेम सेल से ग्रो कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ को, क्योंकि हर जगह के लिए स्टेम सेल्स लाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो एक पार्ट, कोई भी हमारी बॉडी का हिस्से का कोई भी एक पार्ट अगर खराब हो रहा है एक जगह से, यानी हड्डियाँ खराब हो रही है, नसें खराब हो रही है, मसल खराब हो रही है, तो हम उसको स्टेम सेल से रीजनरेट करके नया कर सकते हैं। मतलब एक बहुत वंडरफुल पीस बनाया ऊपर वाले ने। बिल्कुल हमारी बॉडी के अंदर इनॉर्मस कैपेसिटी है हील होने की, बस उसको सही तरीके से स्टिमुलेट करने की ज़रूरत है। सर, आप एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्सपर्ट हो, तो शरीर में हमारे, जैसे मैंने कहा, 360 जॉइंट है और उसका रिप्लेस कर सकते हैं अपन? सारे के सारे नॉर्मली जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है वो वेट बियरिंग जॉइंट्स में ज़्यादा किया जाता है। वेट बियरिंग जॉइंट्स हमारे वो है जिसपे शरीर का भार आता है, जैसे कि हिप, नी, एंकल, ये सब। इसमें भी हिप और नी ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स है, इसका जॉइंट रिप्लेसमेंट अधिकतर किया जाता है। जो हमारे शरीर के अपर भाग में जो जॉइंट्स हैं, यानी कि शोल्डर, एल्बो, इनके भी जॉइंट रिप्लेसमेंट किए जाते हैं, लेकिन ये नॉन वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, इस पे शरीर का बहुत ज़्यादा वजन नहीं आता, तो ये थोड़े बहुत अगर घस भी जाते हैं तो इसके रिप्लेसमेंट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस एंड अनटिल ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाए। क्या होता है सर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी? क्या होता है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी? मतलब हमारा अगर किसी भी तरह से हमारा जॉइंट घस चुका है या खराब हो चुका है, तो उसके जो रीजंस हैं वो है, जैसे कि जो कॉमनेस्ट रीज़न है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि संधिवात। जो उम्र के हिसाब से हमारे जॉइंट में वेयर एंड टेयर होता है, तो उससे जो जॉइंट के ऊपर जो कार्टिलेज है, जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज है वो लेयर घस जाती है, हड्डियां एक दूसरे को घसने लगती है, जिसके कारण जॉइंट के आजू बाजू में सूजन आ जाती है, जॉइंट टेढ़े होने लगते हैं, दर्द काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, इवन रात में भी हम बराबर सो नहीं पाते, बराबर चल नहीं पाते। तो ये इंडिकेशन है जॉइंट रिप्लेसमेंट के। इसके ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा अलग जो दूसरे कारण है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हम गठियावात बोलते हैं, जो एक अनुवांशित यानी जेनेटिक या हेरिडिटरी बीमारी है, जिसके कारण जोड़ के आसपास जो कैप्सूल है उसमें सूजन आ जाती है और वो धीरे धीरे जॉइंट को ख़राब करने लगती है। या अगर किसी एक्सीडेंट में या अपघात में हमारा जॉइंट सीवियर तरीके से डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, और उसको हम वापस रिकंस्ट्रक्ट या उसका सर्जरी करके नया जॉइंट नहीं बना सकते, तो उस स्थिति में हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये कुछ रीजंस है ये जो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के। हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट नॉर्मली ब्लड सप्लाई जॉइंट के अंदर कम होने के कारण होता है, जिसे हम एवियन बोलते हैं। इसके भी काफ़ी सारे रीजंस हैं। मोस्ट कॉमन रीजंस है हमारी लाइफस्टाइल, जिसमें अल्कोहल, स्टेरॉयड यूज़, या कोई हमारे को अनुवांशित बीमारी है ब्लड सेल से रिलेटेड, जिसमें सिकल सेल जो विदर्भ रीजन में बहुत कॉमन है। इसके कारण हिप जॉइंट का जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाता है और जॉइंट धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और ख़राब होके उसमें दर्द चालू हो जाता है। इंडिकेशंस कुल मिलाकर कहा जाए तो क्या इंडिकेशंस होते हैं सर्जरी के पहले, कि भाई अब सर्जरी के लायक है? सर्जरी हमेशा हर बीमारी का लास्ट ऑप्शन है। तो
सर्जरी हम तभी करते हैं जब जब बाकी सब बिना सर्जरी वाले ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें दवाइयाँ हो गई, फिजियोथेरेपी हो गई, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए। ये सब कुछ करने के बाद भी हमारा दर्द नहीं जा रहा है, हमारे जॉइंट्स टेढ़े हो रहे हैं, हमारी चाल में फ़र्क पड़ रहा है, हमारी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जैसे कि खाना, खुद का हाइजीन मेंटेन करना, कपड़े पहनना, ये नॉर्मल जो हम चलना फिरना, ये सब अगर बंद हो रहा है तो अब, और कोई भी दवाइयाँ ये सब काम नहीं कर रही हैं, तब हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। मतलब सर्जरी की बात। बिल्कुल। बट कितना सक्सेसफुल रहता है? अभी जो नए जॉइंट रिप्लेसमेंट्स आए हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है, न्यू जॉइंट्स जो आए हैं, उसमें पहले जो जॉइंट्स आते थे आज से 5 साल पहले, उसमें हम लोग सक्सेस रेट ऑलमोस्ट लाइक 80 to 90% बोलते थे। अब जो, हाँ, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट अब जो नए जॉइंट्स आए हैं उसमें ऑलमोस्ट 95 to 99% सक्सेस रेट है। बिल्कुल। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं सर रिप्लेसमेंट के? रिप्लेसमेंट के टाइप्स होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजी। उसमें होता है कि ये आप कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, रोबोटिक कर रहे हैं, या कंप्यूटर असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट। हाउ डज दैट मैटर एंड इम्प्रूव? कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट में आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काउंट करता है। सर्जन की ट्रेनिंग और सर्जन का एक्सपीरियंस, सर्जन की स्किल बहुत काउंट करती है। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट में, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ अ सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपके जो हड्डियों के मेजरमेंट है, जॉइंट का जो मेजरमेंट है, वो एक रोबोट में फिट किया जाता है और वो आपको बताता है कि कितना बोन कट करना है। इट इज़ जस्ट ये सिर्फ एक एडवांसमेंट है कंप्यूटर से। कंप्यूटर भी वही काम करता है, लेकिन रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है, मतलब क्लिनिकली प्रिसीजन ज़्यादा है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट में। अगर किसी बोन को हमने पहले से डिसाइड किया कि 8 मिलीमीटर कट करना है, तो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट में 8 मिलीमीटर के बाद वो रोबोट रुक जाता है, ज़्यादा कट नहीं करता। जबकि कंप्यूटर असिस्टेड सिर्फ आपको ये बताएगा कि ये 8 मिलीमीटर कट करना है, लेकिन वो रुकेगा नहीं। आप चाहे तो उसको ज़्यादा भी कट कर सकते हैं। और जो कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट है वो सर्जन की स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, सर्जन के एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। दूसरा जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के पार्ट है वो पार्शियल जॉइंट रिप्लेसमेंट या टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। पार्शियल जॉइंट पार्शियल और कब? अगर सिर्फ जोड़ का एक ही हिस्सा खराब है और दूसरा नॉर्मल है, जैसे कि हर जॉइंट 2 हड्डियों से बना हुआ है। अगर हम हिप जॉइंट बोले तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। जो थाई बोन है वो बॉल बनाता है और जो कूल्हे की हड्डी है, पेल्विस है, वो सॉकेट बनाता है। तो इसमें हमारे को टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट ही मोस्ट ऑफ द टाइम लगता है। ठीक है, इसमें सॉकेट भी चेंज करना है और बॉल भी चेंज करना है। अगर आपकी एज ज़्यादा है और सिर्फ बॉल ही टूटा हुआ है तो सिर्फ बॉल रिप्लेस कर सकते हैं, पार्शियल जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया। या बॉल एंड सॉकेट दोनों अगर हम बदलते हैं तो ये टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया। सिमिलरली, यानी उसी तरह से घुटने में भी 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक मीडियल जो कि अंदरूनी भाग है घुटने का, और एक बाहर जो कि लेटरल पार्ट बोलते हैं। नॉर्मली जो घुटने का अंदरूनी भाग है, मीडियल साइड जो है, वही हमेशा ख़राब होता है या घसता है। अगर हम प्रॉपर स्टेज में डायग्नोज हो जाते हैं और सिर्फ अंदरूनी भाग खराब है तो सिर्फ हम एक ही उसी भाग को रिप्लेस कर सकते हैं, सिर्फ अंदरूनी भाग, बाहर के भाग को छूने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। जी। कोई भी एज में हो सकता है सर ये? नॉर्मली एक जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है, जो अभी नए पार्ट्स आए हैं, उसकी लाइफ एक लगभग 20 से 25 साल है, नए वाले जॉइंट रिप्लेसमेंट की। तो हम चाहते हैं कि एक बार कि कोई आदमी अगर, या कोई पेशेंट जिसने जॉइंट रिप्लेसमेंट कराया हो, एक बार कराने के बाद उसकी लाइफ स्पैन तक वो पूरा चले। तो नॉर्मली जो अब हमारी जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ मोर देन 75 ईयर्स। तो अगर एक बार जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो लगभग वो पूरी लाइफ स्पैन में चलना चाहिए। तो इसलिए नॉर्मली जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ एडवाइजेबल आफ्टर 55 to 60 ईयर्स, लेकिन इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आपको तकलीफ़ है चलने में, रोज़मर्रा की आप एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये किसी भी एज में किया जा सकता है। मैंने जो यंगेस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप का किया है वो एक 18 साल की लड़की थी, जिसको 18 ईयर्स, जिसका सिकल सेल के कारण, सिकल सेल डिजीज़ के कारण दोनों हिप जॉइंट पूरी तरह से ख़राब हो गए थे। और हमने सब कुछ ट्राई किया, दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, कि हम इसको टाल सकें, लेकिन वो नहीं हो पाया। और फिर एट द एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट किया। अब उस बात को ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं एंड शी इज़ डूइंग वेरी फाइन। और अब उसकी शादी भी हो गई है एंड प्रोबेबली शी विल बी चाइल्ड बियरिंग इन नियर फ्यूचर ऑल्सो। सो शी इज़ एज गुड एज नॉर्मल लाइफ। एंड जो मैंने सबसे ज़्यादा उम्र में जो जॉइंट रिप्लेसमेंट किया दैट इज़ ऑफ द 92 ईयर ओल्ड लेडी फ्रॉम मुंबई, जिसकी 92 साल की उम्र थी।
उनके दोनों बेटे विदेश में सेटल्ड हैं एंड उनके पास कोई नहीं था रहने के लिए, उनका काम करने के लिए केयर टेकर के हिसाब से कोई भी नहीं था, सिर्फ एक मेड थी। तो यस, तो बट पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं था उनके पास। तो मैंने उनको बताया था कि आप दवाइयाँ फिजियोथेरेपी लीजिए या आप वॉकर के साथ चलिए तो सपोर्ट रहेगा। बट शी सेड कि वो ऑलरेडी 3-4 डॉक्टरों से मिली थी जिन्होंने उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट बताया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है, किसी ने उनको मेरा नाम बताया इसलिए वो मेरे पास आए थे। तो मैंने बोला कि ठीक है हम करते हैं। तो एंड वो बोली कि अगर मैं 2 साल भी जीती हूँ तो भी मैं बिना दर्द के जीना चाहती हूँ, तो मैं रिस्क लेके ऑपरेशन करने के लिए रेडी हूँ। एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट लाइक, ये जस्ट कोविड के जस्ट पहले इनका किया था, 4 इयर्स हो चुके हैं एंड शी इज़ डूइंग परफेक्टली नॉर्मल। वो हर साल एक बार मेरे पास आती हैं विजिट करने के लिए और उन्होंने काफ़ी सारे उनके एज ग्रुप के पेशेंट्स मेरे पास भेजे हैं फॉर कंसल्टेशन। कॉन्फिडेंस आ जाता है जी बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स जैसे मैंने बताया, जॉइंट रिप्लेसमेंट आपको एक पेन फ्री लाइफ देता है। पेन फ्री लाइफ जो आपको ना कोई दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है, आप अपना काम खुद से कर सकते हैं, आप आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं, चल सकते हैं। अब जो नए जॉइंट आए हैं उसके बाद आप यानी कुछ दिनों तक फिजियोथेरेपी करने के बाद आप नीचे ज़मीन पे बैठ सकते हैं, इंडियन स्टाइल टॉयलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल लाइफ वापस आ जाती है। नॉर्मली जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो सीवियर आर्थराइटिस से सफ़र कर रहे होते हैं पेशेंट्स, वो दर्द के कारण सोशल एक्टिविटीज़ नहीं करते, शादियों में जाना, लोगों से मिलना, इसके कारण वो धीरे धीरे अलोन फील करते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन आता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद आप दर्द जैसे ही आपका चला जाता है, कम हो जाता है, तो आप लोगों से मिलना चालू करते हो, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, तो आप खुश रहते हो और उसके कारण आपका और लाइफ बढ़ जाती है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। या तो पेन फ्री, हैसल फ्री लाइफ एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो आपके किसी की मेरे को यहाँ से वहाँ छोड़ दिया, वहाँ से वहाँ छोड़ दिया, आप खुद ट्रैवल कर सकते हो। क्या मटेरियल क्या रहता है सर? ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो पुराना मटेरियल आता था वो कोबाल्ट क्रोम बोलते थे उसे। अब जो नया, उसकी लाइफ 12 से 15 साल की होती थी। अब जो नया मटेरियल आता है ये 2 तरह के होते हैं, एक ऑक्सीनियम और एक टाइटेनियम। क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या थे या अदर साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? साइड इफेक्ट्स ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेशन, हर सर्जरी भले ही वो छोटी हो या बड़ी हो उसके कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर होते हैं। मैं सिर्फ 2 इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो जॉइंट रिप्लेसमेंट से रिलेटेड हैं उसके बारे में बात करूँगा। एक इन्फेक्शन, क्योंकि ये हमारी बॉडी का नेचुरल पार्ट नहीं है, कोई एक आर्टिफिशियल पार्ट हम बॉडी में डाल रहे हैं जो बॉडी का नेचुरल हिस्सा नहीं है। तो इन्फेक्शन एक हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है, खास करके जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनमें शुगर लेवल्स काफ़ी हाई रहता है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ जिनको है, उनके अंदर इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरा एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म ऐसा होता है कि हमारी हड्डी के अंदर में चर्बी होती है, फैट सेल्स होते हैं। तो ये जो नया जो आर्टिफिशियल जॉइंट है इसको हम हड्डी के अंदर में फिक्स करते हैं। तो जब वो प्रेशर से हम बोन के अंदर में वो जॉइंट को फिक्स करते हैं तो प्रेशर के कारण फैट सेल्स जो हैं वो हड्डी से निकल के ब्लड वेसल्स में जा सकते हैं और वो लंग्स में जाके अटक सकते हैं, जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। अब काफ़ी सारे प्रिकॉशंस ये सब चीज़ों के इतना लिए फ्लैश होता है कि आप हिप को लेकर लंग्स तक बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नीचे सब बड़े वेसल्स होते हैं जो लंग हार्ट की तरफ कंटिन्यूस ब्लड फेंक रहे हैं प्यूरिफाई होने के लिए। हाँ, तो वो हर छोटे छोटे पोर्स होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर में, तो एक छोटा भी पार्टिकल फैट सेल का ब्लड वेसल के अंदर चला गया या खून की नली में चला गया तो लंग्स में जाके अटक सकता है। इस सब को, ये दोनों जो मेन कॉम्प्लिकेशंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी सारी गाइडलाइंस अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने हमको दी हुई है। हम मैक्सिमम गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। सब गाइडलाइंस फॉलो होने के बावजूद भी इन्फेक्शन का और एम्बोलिज्म का रिस्क जो है वो 1 से 2% रहता है। क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हो सकते हैं? मेनली कॉन्ट्राइंडिकेशंस में है कि अगर कोई जॉइंट के अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो हम उसके अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। इन्फेक्शन इज़ द मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन। और दूसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि अगर किसी नसों की बीमारी के कारण या नसों में इंजरी के कारण वो जॉइंट में सेंसेशन ही नहीं है
तो इट इज़ वो एज गुड एज यूजलेस जॉइंट है, तो उसमें हम जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, जिसको हम न्यूरोपैथिक जॉइंट बोलते हैं। काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं, उसमें से एक डायबिटीज़ भी है जिसमें हमारी नसें, पेरिफेरी की नसें ख़राब हो जाती हैं, हमको सेंसेशन नहीं आता है। तो जब ऐसे जॉइंट्स जिसके अंदर सेंसेशन नहीं है, या ऐसे जॉइंट जिसमें हमको लग रहा है कि इसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इसमें एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन भी रहता है। क्या साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं सर? ओपन कर दिया और हाँ, पता चला। राइट। तो हम लोग पेशेंट्स को पहले ही जो काउंसिल करके रखते हैं, नॉर्मली क्लिनिकल डायग्नोसिस रहता है। इन्फेक्शन के लिए कोई ब्लड टेस्ट की इनिशियली ज़रूरत नहीं पड़ती, एक क्लिनिकल जजमेंट रहता है, क्योंकि जो भी जॉइंट में इन्फेक्शन रहेगा थोड़ा सा गर्म रहता है, थोड़ा सा लाल रहता है, थोड़ी सूजन उसमें ज़्यादा रहती है। तो अगर ये सब कोई भी हमको क्लिनिकली दिखता है, जब पेशेंट हमारे पास जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए एडमिट होते हैं, अगर इनमें से कुछ भी है तो हम पहले ही ब्लड टेस्ट भेज देते हैं। वो ब्लड टेस्ट भेजने के बाद भी हम पेशेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं कि अगर सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो भी, अगर हमने जब जॉइंट ओपन किया ऑपरेशन थिएटर में और हमारे को लगता है कि ये नॉर्मल जॉइंट जैसा नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो हम प्रोसीजर वहीं पे अबेंडन कर सकते हैं। और जब तक हमारे को प्रॉपर डायग्नोसिस उसका पता नहीं चल जाता, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बट इट लीड बैक टू नॉर्मलसी। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। तो नॉर्मली एक जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद रिकवर होने के लिए लगभग 1.5 महीना लगता है। तो अगर आप दोनों जॉइंट एक साथ रिप्लेस करवाते हैं, या आप उसके लिए फिट हैं कि दोनों जॉइंट एक साथ रिप्लेस कर सकें, तो 1.5 महीने में आपकी कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। अगर एक के बाद एक करेंगे तो वही 1.5 महीना करके लगभग एक 3 महीना हो जाता है। अदरवाइज नॉर्मल टाइम में, कोर्स में ये कितना टाइम लगता है रिप्लेस नॉर्मल लाइफ? जो अब न्यू टेक्नोलॉजीज और नए इम्प्लांट्स आ गए हैं, उसके बाद एक अब चलना तो लगभग दूसरे दिन से चालू कर देते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर आपका आज होता है तो आप दूसरे दिन से पेशेंट चालू कर देता है चलना, लेकिन पहले 15 दिन उसको वॉकर के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल फुल रिकवरी हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, बट एक जो एवरेज पीरियड है वो 1 मंथ to 2 मंथ्स है। और अगर एक सर्विंग एम्प्लॉय है तो 1.5 महीने में रिकवर हो जाएगा और अपनी नॉर्मल दिनचर्या में एक्टिविटी में रेस्ट्रिक्शंस होंगे सर, जैसे सीढ़ियां नहीं चढ़ना? नहीं, सीढ़ियां चढ़ना वगैरह सब कर सकते हैं। वो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो है स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, वो इतनी जल्दी नहीं चालू कर सकते। सेकंड की फ्लोर लेवल एक्टिविटीज़, जहाँ पे हम ज़मीन पे पालथी मार के बैठते हैं, वो एक्टिविटीज़ नहीं करनी। और इंडियन टॉयलेट जो है, नीचे वाला जो टॉयलेट है, वो इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन कमोड, हाँ कमोड इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सब चीज़ें भी हम अब जो नए जॉइंट्स आए हैं उसके बाद में हम कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद में हम रिकमेंड करते हैं कि वो 1 साल, तब तक उनका जो मसल्स वगैरह हैं, लिगामेंट्स, मसल सब प्रॉपर हील हो जाते हैं और फिजियोथेरेपी से उनकी मसल्स स्ट्रांग हो जाती है। आपने कहा रफली बताया आपने 20 से 25 साल उसकी लाइफ रहती है, लेकिन रिकरेंस के चांसेस क्या रहते हैं? जैसे कि बताया, अगर यंग एज है, आर्टिफिशियल, यस, सो एक हम लोग एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं पेशेंट, जैसे मैंने बताया कि अब जो नॉर्मल हमारी लाइफ स्पैन है वो अराउंड 75 ईयर्स है। तो अगर आपका जॉइंट इतना ख़राब हो चुका है 40 साल की उम्र में कि किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी कारण आपका जॉइंट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है कि वो रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो हम अगर वहाँ से अगर हम 20 साल काउंट करें तो एक 60 साल की उम्र में या 65 साल की उम्र में आपको एक सेकेंड जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। वही अगर आपकी उम्र 60 साल है और आर्थराइटिस के कारण आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, तो वो आपका पूरा लाइफ टाइम चल सकता है। तो एक डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड डिपेंडिंग कि आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा एक्टिव करेंगे, बिकॉज ये आर्टिफिशियल पार्ट है, तो जल्दी घसेगा। अगर हम कार बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो उसके टायर जल्दी घसेंगे, अगर कार कम चलाएंगे तो टायर कम घसेंगे। उसी तरह से हमारी मतलब ओवरऑल एक रफ अंदाज 25 साल तो अराउंड 20 to 25 इयर्स इज द मॉडर्न साइंस से एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट है। टेक होम मैसेज क्या रहेगा सर? टेक होम मैसेज है ये है कि किसी ने भी अपने जॉइंट पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको जॉइंट पेन या जोड़ों में दर्द 10 दिन के ऊपर है तो आपके डॉक्टर्स के साथ संपर्क करिए, उनसे राय लीजिए। मैक्सिमम केसेस में जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी बड़ी सर्जरी अवॉइड हो सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपना जॉइंट पेन जो है खुद ट्रीट ना करें, आपके डॉक्टर की सलाह से ही ट्रीट करें। और
बिल्कुल क्वैक्स के पास या जो अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे ट्रीटमेंट ना लें। मैक्सिमम केसेस में प्रॉपर स्टेज पे डायग्नोज होने के बाद मेजर सर्जरीज अवॉइड कर सकते हैं। अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती भी है तो अब इस तरह के जॉइंट्स आ गए हैं कि आप एक अपनी पूरी लाइफ स्पैन एक सिंगल जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद में बिल्कुल अच्छे तरह से वो कर सकते हैं, तय कर सकते हैं आपकी लाइफ। थैंक यू सो मच सर। Thank you. सिंपल Thank you, लेकिन अट्रैक्टिव वे में समझाया आपने एंड इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू सर। जिंदगी की रेस में अपनी सेहत को ना भूलें, इसीलिए राधा कृष्ण हॉस्पिटल लाए हैं आपकी सेवा में अनुभवी डॉक्टर्स और नवीनतम तकनीकी सेवाएं। 5 ऑपरेशन थिएटर, ICU, कार्डियक कैथ लैब, क्रिटिकल केयर एवं सुपर स्पेशलिटी आई, गायनेक, ऑर्थो एंड यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, पथरी के ऑपरेशन, मुफ्त डायलिसिस, अनेक ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और कैंसर सर्जरी, साथ ही महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और CGHS गवर्नमेंट स्कीम का लाभ लीजिए। राधा कृष्ण हॉस्पिटल, पूर्व वर्धमान नगर, नागपुर।